सन्न रह गया क्योंकि व्हेल के पेट के अंदर एक लड़की थी जिसके हाथ में तलवार थी। हैरानी की बात तो ये थी कि लड़की अभी भी जिंदा थी, लेकिन इससे स्टर्न और भी बेचैन हो गया क्योंकि ये लड़की शायद इंसान नहीं थी। इसीलिए उसने जूलियन को उस पर नजर रखने को कहा और खुद कुछ जानकारी जुटाने चला गया। हालांकि जूलियन डरा हुआ था, पर लड़की के उस मासूम चेहरे को देखकर 18 साल से कुंवारा वो लड़का शर्म से लाल होने लगा। वो तो ख्याली पुलाव पकाने लगा कि जब लड़की जागेगी तो वो उसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अभी वो 11 बच्चों और उनके वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख ही रहा था कि तभी लड़की अचानक जाग गई। जूलियन हकलाते हुए उसे बताना चाहता था कि उसने उसे बचाया है, पर लड़की ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने उसका नाम पूछा और जूलियन का नाम जानने के बाद उसने बड़े सम्मान से उसे मास्टर कहा और उससे खुद को एक नाम देने को कहा। तभी जूलियन को एहसास हुआ कि शायद लड़की की याददाश्त चली गई है। उम्मीद भरी नजरों से देख रही उस लड़की के लिए जूलियन सोचने लगा कि क्या नाम सही रहेगा। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास लटके ब्रेसलेट पर पड़ी तो उसने उसका नाम कार्नेलियन रख दिया, क्योंकि उसकी आंखें उस रत्न जैसी थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लड़की को नाम देने का ये छोटा सा काम उन दोनों की तकदीर पूरी तरह बदल देगा। तभी स्टर्न भागता हुआ आया और जूलियन को चेतावनी देने लगा कि वो लड़की को कोई नाम न दे, क्योंकि एक पुरानी किताब के मुताबिक वो सील प्रजाति की थी। उन्हें दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर कैद किया गया था और उन्हें सिर्फ ताकतवर शक्तियां ही जगा सकती थी। अगर कोई टेमर उन्हें नाम दे दे तो उनके बीच एक अटूट समझौता बन जाता है। दिखने में वो इंसानों जैसी हैं, पर उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है और वो सिर्फ अपने टेमर की बात मानती है। जब उनका टेमर मर जाता है तो वे फिर से गहरी नींद में सो जाती हैं। लेकिन स्टर्न को आने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उस विशाल तलवार पर बने निशान चमकने लगे, कार्नेलियन ने घुटने टेक दिए और जूलियन को अपना मास्टर मान लिया। स्टर्न बेबसी से इस सच को देख रहा था, जबकि बेचारे जूलियन को बिना वजह सजा मिल गई। और स्टर्न इस बात से हैरान था कि उसने कभी किसी व्हेल के पेट में सील मिलने के बारे में नहीं सुना था। मगर ये तय था कि कार्नेलियन एक उच्च स्तर की सील थी जिसके पास हथियार था और उसकी ताकत हजारों सैनिकों की सेना से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन कार्नेलियन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कम समझ रहे हो। हजारों तो मेरे दांत को रेबने के काम भी नहीं आएंगे। किसी देश को तबाह करना मेरे लिए बाईं हाथ का खेल है। पर उन दोनों के बीच कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था और कार्नेलियन को जरा भी नहीं लगा कि जूलियन उसका टेमर है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा एक रसोइया मुझे कैसे जगा सका। जूलियन को बुरा लगा और उसने तुरंत पलटकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम खुद जागी हो, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तभी स्टर्न ने कहा, तो फिर मास्टर बदल देते हैं। वे कार्नेलियन को किसी और को सौंप सकते थे जो उसका टेमर बन सके। जूलियन इस समाधान से बहुत खुश था। इस तरह वो अपनी इस मुसीबत से पीछा छुड़ा सकता था। पर कार्नेलियन ने हैरानी से पूछा, क्या इस छोटे से गाँव में वाकई कोई योद्धा है? यहाँ तो नहीं, पर इस गांव का मालिक एक लॉर्ड है। तो स्टर्न ने लॉर्ड के बेवकूफ बेटे कैस ट्रम्प को बुलाया। कार्नेलियन को देखते ही वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। उसे टकटकी लगाकर देखते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो कार्नेलियन की खूबसूरती और कदकाठी से बहुत खुश हुआ। उसने लालच में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे तुरंत एक नाम देना चाहा, पर कार्नेलियन ने उसे झटक दिया, क्योंकि उसका टेमर अभी भी जूलियन था और उसकी इजाजत के बिना कोई उसे छू नहीं सकता था। कैस ट्रम्प को भी थोड़ी अक्ल आई। उसकी इस ओछी हरकत ने जूलियन को हैरान कर दिया। क्या ऐसा योद्धा वाकई भरोसे के लायक था? तभी कैस ट्रम्प उस पर चिल्लाया, तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मास्टर बदलने की प्रक्रिया शुरू करो। तो जूलियन ने उसे कार्नेलियन को पहले एक नाम देने दिया। 2 मिनट तक अपने सुअर जैसे दिमाग से सोचने के बाद काज ट्रम्प ने उत्साहित होकर कार्नेलियन से कहा, तुम्हारा नया नाम कास्टिला होगा। लेकिन इस नाम को खुद उसके अलावा किसी ने पसंद नहीं किया। दूसरों ने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? और अब बस जूलियन की सहमति मिल जाए तो मालिक बदलने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन जूलियन ने कार्नेलियन की ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वह काज ट्रम्प की सेविका बनना चाहती है। कार्नेलियन ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई, बल्कि उसने जल्दी से मालिक बदलने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। जूलियन के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार एक शूरवीर एक बावर्ची से कहीं बेहतर था। इसी समय कार्नेलियन ने अचानक अपना सिर झुका लिया। काज ट्रम्प को लगा कि वह उसे झुककर प्रणाम कर रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कार्नेलियन के गाल को सहलाया ताकि वह अपनी होने वाली नई खिलौना को अच्छे से देख सके। लेकिन अगले ही पल कार्नेलियन ने उसे झटक दिया और चिढ़कर बोली, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, तुम एक बेवकूफ हो। लगता है मेरा नाम अब भी कार्नेलियन ही है। असल में जूलियन की शक्ति बहुत कमजोर थी। वह मालिक बदलने का आदेश भी नहीं दे सका। फिर तुम जैसे कचरे ने उसे कैसे जगाया? लेकिन कार्नेलियन को भी इसका कारण नहीं पता था। लेकिन इस समय उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि अब उसे उस भयानक नाम कास्टिला से नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन काज ट्रम्प इतनी बड़ी शिकार को कैसे जाने दे सकता था? इसलिए उसने पतला और लंबा हथियार निकाला, जूलियन को मारने को तैयार। आखिरकार नीच इंसान हो, शांति से ना मिला तो जबरदस्ती लूंगा। उसकी तलवार से मरना जूलियन का सम्मान होगा। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, कार्नेलियन ने अपना कदम उठाया। काज ट्रम्प का सिर तुरंत अपनी जगह से हट गया। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मरना सम्मान है तो जाओ, मर जाओ, उसने कहा और अपनी बड़ी तलवार को शान से म्यान में डाल लिया। मैं गलत नहीं हूँ, है ना मेरे रसोइये? अब तक जूलियन डर के मारे कांप रहा था। डरे हुए जूलियन को देखकर कार्नेलियन ने चिढ़ाते हुए कहा, तो मेरे मालिक ने पहली बार किसी को मरते हुए देखा है।
अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसी घटनाओं की आदत डालनी होगी। कार्नेलियन को अपनी ओर आते देख जूलियन पीछे हटने लगा और कहने लगा, मेरे पास मत आओ। कार्नेलियन ने शांत स्वर में कहा, कोई भी सील अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शांत रहो। तुम कमजोर हो, फिर भी तुम मेरे मालिक हो। तुम मर गए तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। कास्ट्रम्प के गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया, अपनी तलवारें निकाल ली और कार्नेलियन को पकड़ने लगे। लेकिन कार्नेलियन ने उन्हें याद दिलाया, इस समय तुम्हारे पास मुझसे निपटने का वक्त नहीं है। तभी सबने देखा कि जो सील मूल रूप से कास्ट्रम्प की थी वह अचानक असामान्य हो गई थी। उनमें से एक ने तो डर के मारे चिल्ला भी दिया, सील का संपर्क टूट गया है, हमें जल्दी से सील को मारना होगा। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक लंबी तलवार उसके गंजे सिर पर आ गिरी। इसके बाद वह सील कत्लेआम शुरू कर देती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। माहौल तब और खराब हो गया जब एक और सील का कनेक्शन लूज होने लगा। एक गार्ड ने मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन एक ताकतवर औरा ने उसे 2 मीटर दूर फेंक दिया। जूलियन बहुत कंफ्यूज था कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। कार्नेलियन ने समझाया कि जब उनका मास्टर मर जाता है तो सील्स अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आसपास के लोगों पर रैंडमली अटैक करने लगते हैं। इसे ही लूजिंग कनेक्शन कहते हैं। जूलियन को याद आया कि कार्नेलियन ने पहले कहा था कि अगर जूलियन मरा तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। इसका मतलब यही था कि वह भी अपना कनेक्शन खो देगी। जब जूलियन ने पूछा कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है तो कार्नेलियन ने बताया कि कुछ समय बाद सील्स का दिमाग नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत से लोग मारे जा चुके होंगे। देखते ही देखते दोनों सील्स ने सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। अब उनका अगला टारगेट बेचारा जूलियन था। जैसे ही एक तलवार जूलियन को लगने वाली थी, कार्नेलियन ने अपनी बड़ी तलवार से उस स्ट्राइक को आसानी से रोक दिया। वे दोनों डिस्कनेक्टेड सील्स उसे गुस्से से देखने लगे। कार्नेलियन ने कहा कि हालांकि वह अपनी ही जाति सील्स से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि वे उसके मास्टर को मारना चाहते हैं, इसलिए उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कार्नेलियन आगे कहती है कि तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो और इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हें मरने के अलावा। यह कहकर वह एक सील को जान से मार देती है। कार्नेलियन ने एक साधारण स्वॉर्ड ड्रॉ तकनीक का इस्तेमाल किया और दूसरी सील को सीधे 2 हिस्सों में चीर दिया। जूलियन ये सब देखकर गहरे सदमे में था। उसने भले ही पहले करोड़ों वेल्स मारी होंगी, लेकिन ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गांव वाले हैरान थे कि यह औरत इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेती है और एक ही वार में ताकतवर सील को कैसे ढेर कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर बताया कि वह जूलियन की सील है। हर तरफ लाशें और खून देखकर जूलियन का सिर चकराने लगा और वह वॉमिट करने लगा। कार्नेलियन उसके पास आई और पूछा कि क्या वह ठीक है। जूलियन ने धीरे से सिर उठाया और कार्नेलियन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कार्नेलियन ने साफ किया कि वह गलतफहमी में न रहे। उसने जूलियन को इसलिए बचाया क्योंकि अगर मास्टर मर जाता तो कार्नेलियन जैसी हाई लेवल सील जब कनेक्शन खोती तो वह इससे भी कहीं ज्यादा भयानक तबाही मचाती। कार्नेलियन ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि उसका मास्टर कितना यूजलेस और डरपोक है, जिसे यह तक नहीं पता कि सील को मास्टर बदलने की कमांड कैसे देते हैं। जूलियन बस उससे माफी मांगता रहा। 2-2.5 घंटे बाद गांव में थोड़ी शांति हुई। गांव वालों ने खुद ही सफाई शुरू कर दी और लाशों को पैक करके सिमेट्री की 1 स्टॉप सर्विस को फोन कर दिया। तभी स्टर्न वहां आया और उनके आगे के प्लान के बारे में पूछा। कार्नेलियन ने गुस्से में पूछा कि प्लान की क्या जरूरत है। स्टर्न कहता है, तुमने लॉर्ड के बेवकूफ बेटे और सील्स को मारा है, वह इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है। कार्नेलियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि अगर रीजनल लॉर्ड अपनी पूरी सेना भी भेज दे तो वह उन्हें 1 मिनट से कम में खत्म कर देगी। स्टर्न ने परेशान होकर कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितनी जल्दी मारोगे, मेरा मतलब है कि अगर तुम सेना को खत्म कर दोगी तो पड़ोसी राज्यों और इंपीरियल ट्रूप्स की और भी बड़ी सेना आएगी। कार्नेलॉन ने कहा, एक छोटे से लॉर्ड के बेटे के लिए इतनी बड़ी सेना? लगता है वे लोग काफी फ्री हैं। अगर राज्य की सेना आई भी तो मुझे बस 2 दिन लगेंगे। लेकिन जूलियन ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गांव का हर एक इंसान मारा जाएगा। जूलियन के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर चलती है तो फिर इसमें क्या अननेचुरल है। अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और थोड़ी झिझक के साथ कहा कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए मरने का हकदार नहीं होता क्योंकि वह कमजोर है। कार्नेलॉन ने यह सुनकर अपना हाथ उठाया और गांव की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि जब वह सुअर जिंदा था तब जूलियन ने ऐसी बातें क्यों नहीं कही। उसने सवाल किया कि क्या जूलियन को लगता है कि अगर हालात उलटे होते तो वह सुअर उन्हें बख्श देता। उसके मुताबिक जूलियन में सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि दिल की भी कमजोरी है। फिर कार्नेलॉन ने तंज कसते हुए पूछा कि अब उसका मास्टर आगे क्या करने वाला है।
जब सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, तभी जूलियन ने अचानक कहा कि वह खुद लॉर्ड के पास जाकर पूरी बात समझाएगा और इस घटना के लिए माफी मांगेगा। ये भोला सा विचार सुनकर कार्नेलॉन को हंसी आ गई। उसने पूछा कि वह आखिर समझाएगा कैसे? क्या वह यह कहेगा कि उसने लॉर्ड के बेटे को मार दिया और फिर भी माफी मांगेगा? उसने कहा कि अगर जूलियन खुद लॉर्ड की जगह होता तो क्या वह ऐसी माफी स्वीकार करता? जूलियन ने जवाब दिया कि भले ही यह आसान ना हो, लेकिन कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। इसी बीच स्टर्न ने दोनों को बीच में रोकते हुए कहा कि वह खुद जाकर समझाएगा, लेकिन स्टर्न पूरे आत्मविश्वास से बोला कि वह सब कुछ साफ साफ समझा सकता है, चाहे वह मास्टर बदलने की बात हो या लड़ाई। सब उस समय की मजबूरी थी। उसके मुताबिक जूलियन से ज्यादा उसके लिए जाना सही रहेगा। कुछ ही देर में शाम ढल गई। कार्नेलॉन 2 मरे हुए सील्स की कब्रों के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही थी, जिसे शायद कोई और न देख पाता। तभी जूलियन वहां आ गया। कार्नेलॉन ने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा लीं और शांत होकर पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। जूलियन ने खुशी खुशी बताया कि स्टर्न वापस आ गया है। कार्नेलॉन को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा कि वह सच में जिंदा लौट आया और क्या वह पूरे शरीर के साथ लौटा है। उसका सिर और हाथ पैर अभी भी जुड़े हैं या नहीं? स्टर्न ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अच्छी खबर दी, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि माफी तभी स्वीकार होगी जब वे खुद जाकर माफी मांगे। जूलियन यह सुनकर बच्चे की तरह खुश हो गया और बोला कि उसे पहले से पता था कि स्टर्न लॉर्ड को मना लेगा। लेकिन कार्नेलॉन अब भी संदेह में थी। उसने कहा कि सिर्फ माफी से काम चल जाना अजीब है, क्योंकि इस दुनिया में कौन सा पागल आदमी अपने बच्चे के कातिल की माफी इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। स्टर्न ने कार्नेलॉन पर आरोप लगाया कि उसके सोचने का तरीका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। उसने पूछा कि क्या उसने अपने हजारों साल के जीवन में सिर्फ इंसानियत का बदसूरत पहलू ही देखा है। कार्नेलॉन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह ऐसी बेतुकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखती। जूलियन ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर उससे गुजारिश की कि वह उनके साथ चले। यह देखकर कार्नेलॉन ने बेबसी से आह भरी और कहा कि जब मास्टर का आदेश है तो उसे मानना ही होगा। इस तरह दोनों एक छोटे से गड्ढे पर सवार होकर रातों रात लॉर्ड के किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में जब वे आराम के लिए रुके तो जूलियन को यह जानकर हैरानी हुई कि कार्नेलॉन को जिंदा रहने के लिए खाना नहीं चाहिए। उसने बताया कि आसपास की एनर्जी ही उसका भोजन है, ठीक वैसे ही जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह अजीब सी जानकारी जूलियन के दिमाग में ढेर सारे सवाल भर गई। कार्नेलॉन ने थक कर कहा कि उसे यह सब समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने जूलियन को मसालेदार स्पाइसी स्ट्रिप्स मजे से खाते देखा, उसने तुरंत वे छीन लिए। जूलियन ने विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे खाने की जरूरत नहीं है तो वह उसके स्पाइसी स्ट्रिप्स क्यों ले रही है। उसने यह भी कहा कि उन पर उसकी सलाइवा लगी हुई है और यह इनडायरेक्ट किस जैसा होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कार्नेलॉन ने स्पाइसी स्ट्रिप्स थूक दिए। जूलियन ने अपने बैग से और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकाले और बातचीत जारी रखते हुए उससे उसके पिछले मास्टर के बारे में पूछने लगा। लेकिन कार्नेलॉन अचानक चुप हो गई। लगभग 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने जूलियन से पूछा कि क्या वह प्रिवेसी का मतलब जानता है। जूलियन ने कहा कि वह यह शब्द पहली बार सुन रहा है और पूछा कि क्या यह कोई मैजिक स्पेल है। कार्नेलॉन ने जवाब दिया कि हाँ, यह एक ऐसा स्पेल है जो दूसरों को उसकी भावनाओं में झांकने से रोकता है और वह स्पेल उस पर डाला जा चुका है। उसने जूलियन से कहा कि अब और सवाल न पूछे, अपने स्पाइसी स्ट्रिप्स खाए और सो जाए। ये कहकर वह सोने की तैयारी करने के लिए मुड़ गई। जब जूलियन गहरी नींद में चला गया, उसे पता नहीं था कि उसकी तरफ पीठ किए कार्नेलॉन इतनी भारी भरकम भावनाओं के कारण सो नहीं पा रही थी। अगले दिन दोनों आखिरकार लॉर्ड के किले में पहुंच गए। एक सर्वेंट उन्हें लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने कार्नेलॉन के हाथ में उसकी बड़ी तलवार देखी, उसने उसे लेने की कोशिश की और कहा कि नियमों के अनुसार अंदर हथियार ले जाना मना है। कार्नेलॉन ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा कि जिसने आखिरी बार उसकी तलवार को छुआ था वह अपने एंसेस्टर्स से मिल चुका है। उसने सर्वेंट से पूछा कि क्या वह वाकई इसे छूना चाहता है। डर के मारे सर्वेंट ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। जूलियन ने जल्दी से कार्नेलॉन को नियम मानने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कार्नेलॉन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वह अपनी तलवार अंदर नहीं ले जा सकती तो जूलियन अकेले ही जाकर माफी मांगे। उसे इतना दृढ़ देखकर सर्वेंट को आखिरकार समझौता करना पड़ा। वह तुरंत भागते हुए अंदर रिपोर्ट करने चला गया। करीब 2 मिनट बाद वह मुस्कुराते हुए लौटा और दोनों को बताया कि लॉर्ड ने तलवार अंदर लाने की अनुमति दे दी है। जब दोनों महल के अंदर पहुंचे तो आखिरकार उनकी मुलाकात उस लॉर्ड से हुई जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसके आसपास कई सर्वेंट्स खड़े थे।
जूलियन ने शिष्टाचार से लॉर्ड को झुककर प्रणाम किया। लॉर्ड ने उदास और ठंडे चेहरे के साथ कहा कि उसे उनकी पूरी घटना के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही जूलियन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वे उसके बेटे के लिए माफी मांगने आए हैं, लेकिन लॉर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ हिलाकर जूलियन को पास आने का इशारा किया। जब जूलियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, कार्नेलॉन की नजर लगातार उस पर टिकी हुई थी। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि लॉर्ड इतनी आसानी से बात सुन रहा है, लेकिन जूलियन बहुत धीमे चल रहा था। अचानक लॉर्ड खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अगले ही पल उसने जूलियन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि तो यही जूलियन है। इतना कहते ही उसने आदेश दिया। उसके पीछे खड़े सर्वेंट्स ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कार्नेलॉन को घेर लिया और सीलिंग मैजिक डालना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि वे सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मैजिशियंस थे। वे मंत्र पढ़ने लगे। हवा में अचानक चेन्स प्रकट हुई और कार्नेलॉन को कसकर जकड़ लिया। जैसे जैसे चेन्स टाइट होती गईं, कार्नेलॉन के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। इस समय जूलियन और कार्नेलॉन दोनों पूरी तरह लॉर्ड के नियंत्रण में थे। तभी लॉर्ड ने जूलियन को एक ऐसा सच बताया जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। लॉर्ड ने कहा कि स्टर्न ने पहले ही कहा था कि अगर गांव बच सकता है तो बाकी सब ठीक है, और जहां तक जूलियन की बात है, एक अनाथ होकर उसे गांव की परवरिश का कर्ज अपनी जान देकर चुकाना चाहिए। लॉर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि इतने गरीब और दूर दराज इलाके में जन्म लेने के बावजूद स्टर्न काफी चालाक निकला। ये कहते हुए उसने जूलियन को जोर से जमीन पर फेंक दिया। जूलियन करीब 2 मीटर तक फिसलता गया और वहीं बेहोश हो गया। लॉर्ड ने उसे मूर्ख कहते हुए कहा कि उसने खुद चलकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। अब लॉर्ड अपने प्लान को पूरा करने ही वाला था, पहले कार्नेलॉन को सील करना और फिर जूलियन की जान लेना। लेकिन तभी कार्नेलॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। उसने ताना मारा कि एक देहाती लॉर्ड की सोच समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉर्ड ने अभी भी घमंड में रहते हुए कहा कि सीलिंग पूरी होने के बाद वह सब खत्म कर देगा, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। कार्नेलॉन ने बीच में ही उसे रोक दिया और 2 चेन्स तोड़ दी। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह इन घटिया चीजों की बात कर रहा है। अगले ही पल उसकी ग्रेट सूट से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी और बाकी सारी चेन्स भी टूट गईं। उसने कहा कि इतनी सस्ती तरकीबों से उसे बांधने की कोशिश करना बेवकूफी है। जैसे ही तलवार का सिरा जमीन से टकराया, उस पर उकेरे गए मैजिक अरेज चमक उठे। भयानक ऊर्जा के विस्फोट से आसपास खड़े सारे मैजिशियंस उछलकर दूर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। ये देखकर लॉर्ड पूरी तरह सन्न रह गया। उसने घबराकर पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है और वह उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक क्यों नहीं चल रही। कार्नेलॉन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या उसे अब जाकर समझ आया। उसने कहा कि जब उसके सुअर जैसे बेटे की मौत हुई थी तभी उसे इस अंजाम का अंदाजा हो जाना चाहिए था। फिर भी लॉर्ड ने हार नहीं मानी और तुरंत अपनी सीक्रेट वेपन को बुलाया। लेकिन उसी पल कार्नेलॉन ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाई और लॉर्ड के पीछे अंधेरे कोने की तरफ फेंक दी। अविश्वसनीय तरीके से तलवार ने किसी को जाकर भेद दिया। कार्नेलॉन ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह छोटा सा चूहा ही उसकी सीक्रेट वेपन था। सीक्रेट वेपन के मरते ही लॉर्ड के चेहरे पर असली डर दिखने लगा। कार्नेलॉन ने कहा कि असली मूर्ख अब साफ दिख रहा है। इसके बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसपास की सारी एनर्जी खींचती हुई उसके शरीर की ओर आने लगी। अब लॉर्ड को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी शख्सियत कोई साधारण सील नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो फिजिकल और मैजिकल कम्बैट दोनों में माहिर था। कार्नेलॉन ने बेहद शांत स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, डिसअपियर। अगले ही पल आसमान की ओर एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरा महल हिलने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ लॉर्ड का पूरा किला मलबे में